नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के राज्यपाल ने सोमवार को नूंह जिले के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद राज्यपाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब जिला नूंह भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी ला रहा है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं, ताकि सभी लोग स्वयं को और अपने परिवारों को सुरक्षित रख सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नूंह जिला में शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं राज्यपाल ने कोटला झील पर हुई ग्रामीणों के साथ बातचीत का भी ब्यौरा रखा। राज्यपाल के नाते से पहली बार नूंह डिस्ट्रिक्ट में आया। ये बहुत जो है पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए मैंने विशेष करके अधिकारियों से जो है बैठक लिया। मैं ये जो वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है और तेजी से बढ़ाने के लिए मैंने हमारे अधिकारियों को समाचार लेकर और तेजी से बढ़ाने के लिए मैंने उनको कहा था। मुझे खुशी है ये महीने में ये डिस्ट्रिक्ट ने 2 लाख लोगों तक जो है वैक्सीनेशन दिया है और आगे भी इससे ज़्यादा देकर सभी लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए मैंने कहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा के राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने लाल डोर को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिलाया है। हरियाणा की इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। उन्होंने इस योजना को पूरे देश में स्वामित्व योजना नाम से लागू करवाया है। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। भविष्य में ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी पर ऋण लेकर कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 6042 गांव में अभी तक ड्रोन से मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कुछ गांव अभी बचे हैं जिसमें भी जल्द से जल्द ड्रोन मैपिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा मैपिंग के बाद सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से तैयार किया जा रहा नक्शे में भी तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 6309 गांव में 11,65,593 प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ में 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं। जहां जहां काम पूरा हो चुका है वहां प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने के कार्य में भी तेजी लाने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अगले साल फरवरी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने पूरे स्टेडियम में बन रहे सभी ब्लॉकों का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ खेल मंत्री संदीप सिंह और खेल निदेशक पंकज नैन भी मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूथ गेम्स की जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम की मेजबानी का मौका हरियाणा को मिला है, जो 5 से 14 फरवरी तक होगा। प्रतियोगिता में 10,000 के करीब हिस्सा लोग लेने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। पहले के मुकाबले खेल बजट को दोगुना किया गया है। इस बार का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, हरियाणा को मेजबानी के लिए मिला है। तो इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार का, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और खेलो इंडिया जो है मेजबानी करने का हमको अवसर मिला। पहले नवंबर के लिए तय हुआ था, लेकिन इस कोविड के कारण से हमने भी प्रार्थना की और केंद्र सरकार ने जो इस पर सारा जिसको कहना चाहिए कि नज़र रखे हुए, उन्होंने भी सुझाव दिया कि इसको हम थोड़ा लेट करें। तो अब ये तिथियां जो नई सिरे से तय हुई हैं 4 फरवरी से और 5 फरवरी से 14 फरवरी, ऐसा ये समय इसका तय हुआ है।
सारे देश भर के लगभग 10,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स इन खेलों में आएंगे। जो अभ्यागत हैं, जो स्पेक्टेटर्स है, ऑडियंस है, वो इसके अलग होगी, लेकिन हमें 10,000 लोगों की तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था उनकी सबकी करने का अपना एक कार्यक्रम हमने बनाया है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सॉफ्ट आइटम्स हैं, हार्ड आइटम्स हैं, उन सब के लिए प्लानिंग सारी बन गई है। बहुत से कंट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए हैं, कुछ थोड़े बचे हैं, तो अगले 4-5 दिन में वो सब हो जाएंगे। मोटे रूप से इसका जो अनुमान हमारा है कि इस आयोजन के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों मिलाकर, हार्ड यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, सॉफ्ट यानी जो इन खिलाड़ियों के लिए बाद में व्यवस्था में जो जो काम करने होंगे, सबका मिलाकर 250 करोड़ रुपए का खर्च है, जिसमें 100 करोड़ रुपया सॉफ्ट आइटम्स के लिए और 150 करोड़ रुपया लगभग हार्ड आइटम्स के लिए। लगभग 2 महीने इन गेमों को शुरू होने में बाकी हैं, लगभग क्या पूरे ही 2 महीने। आज 4 तारीख है और 5 तारीख से ये खेल शुरू होंगे, फरवरी से। इसका एक बार निरीक्षण करने का कार्यक्रम मैंने बनाया, इसीलिए कि हम अपनी तैयारियां सारी ठीक से उसका कर सके, रिव्यू कर सकें, कहीं कोई कठिनाई हो तो उसको समय अभी है उसको दूर कर सकें। लेकिन मुझे संतोष है कि जितने भी आइटम्स यहाँ होने हैं, उन सब खेलों के लिए जो जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो सारा टाइमलाइन जो बनाई गई हैं उसके हिसाब से ठीक चल रहा है। कुछ चीज़ें 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। लास्ट आइटम भी हमारी 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगला महीना जो जनवरी का होगा, उसमें अभ्यास, स्थानीय जो खिलाड़ी हैं वो भी अभ्यास करेंगे। कोई छोटी मोटी चीज़ सुझाव के रूप में या कोई कमी के रूप में ध्यान आती है तो उसको करेंगे। एक प्रकार का वो 1 महीना पूरा हमने उसकी सारी चीज़ों का रिव्यू करने के लिए फिर से रखा है। कुल हमारी जो खेल होंगे, आइटम्स होंगी, 25 प्रकार के खेल, ये सब खेलो इंडिया में होने वाले हैं। 20 तो जो पहले से खेले जाने वाले खेल हैं, जो पहले भी खेले जाते थे। हर बार स्थानीय तौर पर कुछ प्रादेशिक डिमांड के हिसाब से खेल भी इसमें रखे जाते हैं। तो 5 ऐसे खेल जो शायद उसमें से पहली बार ही कुछ तो जुड़ रहे होंगे, अलग अलग प्रांतों की डिमांड के ऊपर उनको जोड़ा गया है। तो वहीं हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी से होने वाले इस आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हरियाणा को एक बहुत बड़ा मौका मिला है और खेलो इंडिया का आयोजन इस बार हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा का खेल विभाग इसको लेकर लगातार तैयारी कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचकर जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया है। मेरे साथ कैसी तैयारियां हैं, किस तरह से आयोजन होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन हैं। नैन साहब, सबसे पहले आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया, किस तरह से तैयारियां हैं और आयोजन कब से शुरू हो रहा है? खेलो इंडिया हमारे लिए एक सम्मान की बात है और इसके लिए तमाम प्रदेश के अधिकारीगण, तमाम प्रदेश के लोग इसके लिए उत्साहित हैं और उसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री साहब ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है। हमारी तैयारियां बिल्कुल ठीक चल रही हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो बिल्कुल टाइमली चल रहा है और जो सॉफ्ट कंपोनेंट है, इसकी जो सेरेमनीज होनी है, उनके लिए भी जो जो कंपनीज को हमने शॉर्टलिस्ट करना था टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस लगभग फाइनलाइज हो गई है और अगले 1 हफ्ते में सारी हमारे रोल पर कंपनीज आ जाएंगी। आयोजन शुरू कब से हो रहा है? जैसे सेरेमनी कब है, ओपनिंग सेरेमनी? सबसे पहले इसमें लॉन्च सेरेमनी होगी जो हम जनवरी के पहले सप्ताह में किसी 1 तारीख को होगी। उसके बाद इसकी जो मेन इवेंट्स हैं वो 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक होंगे। 5 फरवरी को ओपनिंग सेरेमनी होगी, फिर सभी गेम्स होंगे और 14 तारीख की फरवरी में क्लोजिंग होगा। साहब, खेलो इंडिया में कितने खिलाड़ी जो है वो जुड़ने जा रहे हैं? अभी तक का कोई आंकड़ा, डाटा जो आया है उसमें कितने खिलाड़ी जुड़ रहे हैं और किस किस राज्य के ये खिलाड़ी रहेंगे और क्या कितने जो है वो गेम रहेंगे, में कितने खेल इस बार होने जा रहे हैं? वैसे थोड़ी डायनेमिक सिचुएशन रहती है, पर अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो 10 से 12 हज़ार तक खिलाड़ी और जो ऑफिशियल्स हैं वो इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो पिछले तीनों जो संस्करण हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो पीक एक दिन का हमारा ट्रैफिक रहने की उम्मीद है वो 5,500 के करीब है
और जहां तक गेम्स का इशू है, इसमें 25 गेम्स, 20 ट्रेडिशनल गेम, 20 जो हमारे नॉर्मल गेम्स और 5 इस बार ट्रेडिशनल गेम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सभी राज्यों से खिलाड़ी महिला और पुरुष दोनों आएंगे। बच्चों के गेम है, अंडर 18 है, तो उस वेट कैटेगरी में, उस एज कैटेगरी में सभी पार्टिसिपेंट्स आएंगे। सर 10,000 के करीब खिलाड़ी अगर पंचकुला में आते हैं, खेलो इंडिया का हिस्सा बनते हैं, तो इंतजामात किस तरह के रहेंगे? रुकने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं, या आप बाहर से टेंडर करके कुछ लोगों को रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी? जो भी हमारे खिलाड़ी हैं उनको अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, ये हमारा ध्येय है, और इसके लिए पूरी विभाग की टीम और अन्य विभागों की टीम भी लगी हुई है। इसको एक तरीके से करें, इसी के लिए जो बेस्ट कंपनीज हैं इसमें उनको हमने बुलाया था, और टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू उनके रहने का, खाने का और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो थॉमस कुक और ओयो जैसी कंपनीज हैं जो हमारे टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अभी उनका फाइनलाइजेशन होना बाकी है। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी का हम इंतज़ाम कर रहे हैं, ताकि किसी भी खिलाड़ी को जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी ऑफिशियल को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। नैन साहब, ये जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गेम रहेंगे, लेकिन इसके अलावा बाहर भी कुछ गेम रहेंगे? लगभग 80% खेल हमारे ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में रहेंगे। इसके अलावा जो कुछ फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, उनके गेम्स हम बाहर करने जा रहे हैं। जैसे वो, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल की ज़रूरत है, वो हमारा अम्बाला में बन रहा है, वहाँ पर होगा। जिम्नास्टिक के खेल भी अम्बाला में होंगे। हॉकी के लीग मैचेस शाहबाद में होंगे, और क्योंकि यहाँ शूटिंग रेंज नहीं है, तो शूटिंग के जो मैचेस है वो दिल्ली में जो करनी शूटिंग रेंज है वहाँ पर होंगे। इसके साथ साथ साइकिलिंग का वेलोड्रम हमारे पास नहीं है, तो साइकिलिंग के जो वेलोड्रम के कंपटीशन है वो दिल्ली में होंगे। और उस के अलावा जो बाकी सभी मैक्सिमम हमारा जो खेल हैं वो हम पंचकुला में करवाएंगे। सर, ये जो खेलो इंडिया का आयोजन है, इसके ऊपर कितना खर्च होने जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना है, या फिर यूँ कहें कि हार्ड और सॉफ्ट दो कैटेगरी रहेगी खर्च की, तो कितना खर्च अनुमानित होने वाला है? अभी तो क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी डायनामिक है। हार्ड कंपोनेंट ऐसा है जिसमें जो हमारा इसके अलावा भी आगे के लिए भी इस्तेमाल होगा, वो डिपार्टमेंट नॉर्मली भी ऐसी चीज़ों पर खर्च कर रहा है। पर अगर उनको सिर्फ खेलो इंडिया में इस्तेमाल के लिए देखें तो ऐसे प्रोजेक्ट्स करीब 150 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो खेलो इंडिया में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जो सॉफ्ट कंपोनेंट है उसमें भी अभी क्योंकि सभी चीज़ें इन प्रोसेस है, पर हमारा जो अनुमान है कहीं ना कहीं 80 से 100 करोड़ के करीब उसमें भी खर्चा होने का अनुमान है। सर, एक बड़ा गेम करने का हरियाणा को मौका मिला है। हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ियों ने इस बार जो है वो ओलंपिक में, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो या सामान्य जो ओलंपिक रहा, तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले भी हमारे खिलाड़ियों ने लगातार शानदार परफॉर्मेंस दिया है। तो जो ये गेम होंगे, इस बीच में बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो जिनके बड़े स्तर पर नाम है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी विजिट भी रहेगी। कोई ऐसा कुछ प्लान किया हुआ आपने? काफ़ी बड़ा इवेंट ये होने जा रहा है, और हमारे खिलाड़ी हमारी शान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जितने मेडल लेता है, करीब 25% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेते हैं। और पिछले कुछ मैचेस, पिछले कुछ बड़ी टूर्नामेंट्स में देखें तो रादर 1/3 और कुछ एक में तो आधे मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने लिए हैं। तो हमारे जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं उनको हम यहाँ पर बुलाएंगे, ताकि उनसे देखकर जो ये हमारे युवा खिलाड़ी हैं वो और ज़्यादा प्रेरित हो सके और ज़्यादा मेडल देश के लिए, प्रदेश के लिए ला सकें। अंतिम सवाल है सर, खिलाड़ियों से क्या अपील है? अंडर 18 के खिलाड़ियों के ये गेम जो है वो होने जा रहे हैं, तो आपकी युवा जो खिलाड़ी हैं उनसे क्या अपील है और क्या कहेंगे, कोई मैसेज देना चाहते हो? युवा खिलाड़ी हमारी आने वाली पीढ़ी है, और उनसे मेरी अपील ये है कि खेलों को खेल भावना से खेलें, डोपिंग से या किसी तरीके की गलत चीज़ों से दूर रहें, और उनके बाकी खेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें हम बिल्कुल भी कमी नहीं आने देंगे। वो प्रॉपर तरीके से इनको एंजॉय करें, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खेलें और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन थे, जो बता रहे हैं कि जो फरवरी 5 से शुरू होने हैं खेलो इंडिया के तहत जो खेल होने हैं, और इसको लेकर पूरी तैयारी मुकम्मल की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी तैयारियों का जायजा लिया है, और पूरे जो है वो सभी खिलाड़ियों को ठीक तरह की सुविधाएं मिले और अच्छे स्तर पर जो है वो ये खेल का आयोजन हो सके, इस तरह के तमाम प्रयास जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।
वहीं रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस भवन को 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से इस भवन की मांग की जा रही थी और अब इस भवन के बन जाने से आम लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने 2 गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के अलावा जिले में करीब 190 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उनका एक कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और जुमला के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया और साथ ही वहाँ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बना है जिससे शहर के अंदर सब सैकड़ों हमारे जो CCTV कैमरास विभिन्न प्रकार के, ताकि यातायात पर भी नजर रखी जा सके। अपराधियों को अपराध करने में भी थोड़ा एक प्रकार से बाधा आएगी, जो अपराध नहीं करेंगे उनके ऊपर भी नजर रखी जाएगी। एक प्रकार से एक बड़ा काम करनाल शहर को दिया गया है। इसके अलावा भी 8 और प्रोजेक्ट हैं, सड़कें भी हैं उसमें, ग्रीन बेल्ट का भी उसमें निर्माण का काम है। ऐसे लगभग 190 करोड़ की योजना है। वहीं हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी स्पीकर रणवीर गांगवा समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। उन्होंने भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। आज से लगभग 1 वर्ष पहले हमने इस हरियाणा विधानसभा के इस प्रेमिसेस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संदेश समरसता का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश और सबको मिलजुल कर रहने का संदेश, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने अपना संविधान का निर्माण किया वो उस संविधान से हमें मिलता है। और जिस प्रकार से संविधान के अंदर उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में कहा है, उसके साथ साथ उन्होंने कि मानव व्यक्ति के हमारे क्या कर्तव्य हैं उनकी भी उसके अंदर संविधान के अंदर लिखित रूप से दिशा निर्देश दिए हुए हैं। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सबको, जहां हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अधिकारों की जहां बात करते हैं उसके साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी, कि हमारा अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को भी हमें मूल रूप देने के लिए, उसका पालन करने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शीतकालीन सत्र से 1 दिन पहले बुलाई है। पहले ये बैठक सत्र के पहले ही दिन हुआ करती थी, लेकिन उस दिन सभी नेताओं और पार्टियों का व्यस्त कार्यक्रम रहता है। इसलिए हम इस बार सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर को ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि विस्तार के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा हो सके। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इस बार सत्र में किस तरह की तैयारी रहेगी और अभी तक कितने विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष यानी सरकार की तरफ से क्या क्या बिजनेस विधानसभा को मिला है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, अभी जो 17 तारीख से सेशन शुरू होना है, कितना बिजनेस मिला है अभी तक? देखिए पवन जी, ये 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 17 तारीख को सत्र शुरू होगा, 18-19 की छुट्टी है और 20 और 21 ये 3 दिन के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित है। लेकिन फाइनल डिसीजन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किया जाएगा
और उस दिन अगर हमें लगेगा कि बिजनेस ज़्यादा है तो इस सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर बिजनेस नहीं होगा तो इसको 3 दिन के अंदर हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फाइनल डिसीजन बीएसी की मीटिंग में होगा। अब की बार हमने बीएसी की मीटिंग भी एक दिन पहले 16 तारीख को बुलाई है, ताकि हम विस्तृत रूप से सेशन के अंदर किए जाने वाले कार्यों को डिस्कस कर सकें, और जो हमारे कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनको भी पर्याप्त समय जो बीएसी की डिसीजंस हैं उनको राइट डाउन करने के लिए, उनकी टाइपिंग वगैरह के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और दूसरा ये भी है कि अगर हमारे पास बिजनेस ज़्यादा है, उसके अंदर आपसी समझ से हम विधानसभा का जो सत्र जो है उसका समय नष्ट किए बिना मुद्दों के ऊपर चर्चा, अगर हम सहमति बनती है तो मुद्दों के ऊपर चर्चा करें, और हम समय भी तय कर सकते हैं कि एक मुद्दे के ऊपर कितना समय चर्चा आवश्यक है, ताकि फिर बाद में ये गिला शिकवा ना रहे। अक्सर क्या होता है कि विधानसभा के पास बिजनेस होता नहीं है, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सेशन छोटा करते हैं, सत्र छोटा करते हैं। देखिए, हमारी मंशा कभी नहीं है। सत्र के अंदर जितना समय अच्छे से डिस्कशन विषयों के ऊपर हो सकती है वो हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हल्ला गुल्ला करने के लिए, हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए, हाउस की कार्रवाई रोकने के लिए मैं समझता हूं कि विपक्ष को ऐसी चीज़ों से बच करके सार्थक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जी सर, ये एक नई परंपरा कह सकते हैं। आपने कई पहल की है विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद, विधानसभा में कई तरह के जो नियमावली है उसमें आपने बदलाव किए हैं, और ये कोई नई एक पहल कहें, इसे परंपरा कहें कि बीएसी की बैठक सत्र की जो शुरुआत है उससे पहले दिन हो, ताकि तमाम जो बिजनेस है उसके ऊपर गंभीरता से बातचीत हो सके और विधानसभा का सचिवालय वो भी अपना काम ठीक से कर सके। हाँ, मैंने कहा है कि क्योंकि अक्सर जिस दिन हमारी बीएसी की मीटिंग होती है लगभग 12, साढ़े 12 बजे, 12:30 या 1 बजे मीटिंग खत्म होती है, 2 बजे सत्र होता है। जो बीएसी के अंदर डिसीजंस होते हैं उनको पेन डाउन करने के लिए, उनको टाइप करने के लिए उनके लिए समय चाहिए। कई बार कुछ मुद्दे जो हैं कोई गलत टाइप हो जाए या कोई गलत चीज़ चली जाए तो ठीक नहीं है। तो इसलिए एक तो जो विषयों के ऊपर कि उसके अंदर समय कितना कितना रहना चाहिए, उसके ऊपर हम अगर अच्छे से ढंग से चर्चा करके हाउस चलाएंगे तो कहीं विपक्ष को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी और सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ उसके अंदर जवाब दे सकेगा। स्पीकर साहब, बिजनेस कितना आया है, अभी तक सवाल जवाब कितने आए हैं, कोई अर्जेंटमेंट मोशन आया हो, या ये प्रस्ताव कितने मिले हैं सर? देखिए, अभी तक जो कॉल अटेंशन मोशन है वो 8 कॉल अटेंशन मोशन अभी तक मेरे पास आए हैं, और जो प्रश्नों का सवाल है, प्रश्न लगभग 270 प्रश्न जो है वो स्टार्ट क्वेश्चन है, और 165 के करीब जो है अनस्टार्ट क्वेश्चन है, और इनका भी हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से 9 तारीख को हम ड्रॉ निकालेंगे, और उसमें कौन कौन से प्रश्न जो लगेंगे इस सत्र के अंदर वो हम प्राथमिकता के आधार पर जो आए हैं क्वेश्चन उनके अनुसार हम तय करेंगे ड्रॉ ऑफ लॉट से। स्पीकर साहब, नया वेरिएंट भी चर्चा में है, कोविड प्रोटोकॉल आप पहले से सेशन जो रहे उनमें फॉलो करते रहे, इस बार के लिए क्या गाइडलाइन रहेंगी? आप विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी, मीडिया कवरेज के लिए क्या गाइडलाइन होगी, क्या तैयारी की है आपने? नहीं, देखिए, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना का जो इम्पैक्ट है कम जरूर हुआ है, लेकिन कुछ प्रदेशों में अभी भी जारी है, और उसके साथ साथ एक नया वेरिएंट आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को देखकर हमने ये तय किया है कि जो अब की बार भी सत्र जो कोविड के नॉर्म्स को अपनाते हुए, उसका पालन करते हुए, एमएचए की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क है, चाहे वो सैनिटाइजेशन है, या अब की बार हमने एक बात और कही है कि जिन भी कर्मचारियों अधिकारियों के पास या हमारे विधायकों ने अभी तक पहली डोज भी नहीं लगवाई है, कम से कम वो पहली डोज लगवा करके आए। और दूसरा ये कि जो आरटी-पीसीआर जो टेस्ट होता है उसकी विद इन 72 आवर्स की रिपोर्ट जो है
वो लेकर के आए, उसके पश्चात ही हम एंट्री जो है विधानसभा में अलाउ करेंगे। सर मान लीजिए अगर किसी ने डबल डोज यानी दोनों डोज ले रखी हैं, लेकिन सेशन में आने के लिए उन्हें आरटीपीसीआर करवाना होगा इसके बावजूद भी, या जिन्होंने डोज नहीं लगवाई है उनको? जिन्होंने 2 डोज ली हुई है या 1 डोज भी जिन्होंने ली हुई है उनको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर किसी ने 1 डोज भी नहीं लगाई तो उन ऐसे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी या जो विधायक हैं उनको हम रोकेंगे, और उनका जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो विदिन 72 आवर्स जो है उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, वो रिपोर्ट के बाद ही हम उनको एंट्री देंगे। सर इस हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 2 दिन पहले आप दिल्ली में लगातार थे और एक लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक जो वो पीएससी को लेकर एक जो वो बड़ी चर्चा और मंथन किया गया है। पीएससी की क्या भूमिका आप देखते हैं और उस दिल्ली में हुए मंथन में क्या निकल कर आया? सर देखिए, पीएससी विधानसभा की एक बहुत इम्पोर्टेंट, कह लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है। पहली जो अब 2021 है, ये इसका शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को ही मनाने के लिए 2 दिवसीय जो कार्यशाला कह लीजिए, पाठशाला कह लीजिए, जो एडवाइस कह लीजिए, दिल्ली के अंदर ये 2 दिन कार्यशाला चली है, जिसको देश के हमारे महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने, लोकसभा अध्यक्ष ने और जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उन्होंने एड्रेस किया, और पीएससी की फंक्शनिंग को किस प्रकार से रहना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे पीएससी के चेयरपर्सन हैं उनकी 4-4, 5-5 बैठकें अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हुई। तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।